देखता हूं और जब आंख मिलाता हूं सीधा हम साथ थे, हम साथ साथ हैं। मेरा आशय भाटी जी से भी है। जब इधर देखता हूं तो डॉक्टर किरोड़ी मीना जी कुछ समय पहले हमारे सदस्य थे राज्यसभा में, मेरे कक्ष में आए, बोले मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। ये सदन में गए, सभापति महोदय, मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीना जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं, आप यहाँ आप कुछ नहीं बोल सकते, इनको झटका लगा होगा, पर मैंने नियमों का पालन किया। ये देवनानी जी आपके सामने यहाँ करेंगे। इस मौके पर मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। वो साधुवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में कार्यक्रम आयोजित किए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। फर्क सिर्फ इतना था, तब उपस्थिति ज़्यादा प्रभावी थी। उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी उन्होंने मुझे बुलाया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम हुआ तो उदयपुर में मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने हर बार उनको एक ही बात कही, विधानसभा का अध्यक्ष किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष का पहला कर्तव्य है कि वो प्रतिपक्ष का संरक्षण करे। कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, पर कहते हैं ना कि खीर कितनी अच्छी है खाने से पता चलती है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो बहुत बड़ा प्रांत है, सांस्कृतिक राजधानी देश की कही जा सकती है, वहाँ की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरा विरोध नहीं किया। तब मैंने ये बात यहाँ कही तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जादूगर तो मैं हूं, आपने कौन सी जादूगरी ममता पर की थी। आप यदि अगर अपने कर्तव्य पर रहेंगे तो आखिर में नतीजा कभी खराब नहीं होगा। आज हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और भारत इतना बदल गया है, इतना बदल गया है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और विश्व में वो नाम हो गया है कि अब हम किसी देश के मोहताज नहीं हैं। दुनिया की 5वीं महाशक्ति होना अर्थव्यवस्था में छोटा काम नहीं है। मैंने खुद देखा है, झेला है। जब 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री था, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज से करीब 10-12 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है, उनको पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए या उनसे आगे निकलते हुए सकारात्मक सोच की वजह से तीसरी आर्थिक महाशक्ति होंगी। मेरे कहने का आशय यह है, इस सब का निर्माण सदन करती है। इस बहुत बड़े हवन में आपका योगदान है, नेतृत्व का है, नीति का है, पर आम आदमी का भी योगदान है। आपके सामने चुनौती ज़्यादा है क्योंकि जिस
गति से भारत आगे बढ़ रहा है। दुनिया अचंभित है। दुनिया सोच नहीं पाई कि क्या भारत कभी हो सकता था। हमने जब लोकसभा में थे, केंद्र में मंत्री थे, कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, विकास इस स्तर का होगा। ये हर भारतीय के खून और पसीने का नतीजा है, नीतियाँ और समर्पण की भावना से है। किसी भी विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। विधायिका का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सही दृष्टिकोण में रखे। कार्यपालिका को कटघरे में रखने का, कार्यपालिका को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्यपालिका नियम के अनुसार काम करे, ये पूरे सदन का कर्तव्य है। ये सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का है। यदि अगर सरकार को आईना दिखाया जाएगा तो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि सदन के अंदर जो हम कार्यवाही करते हैं उसका असर प्रांत में नहीं, प्रांत के बाहर भी पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा में कार्यवाही कैसे हुई। करीब 3 साल तक संविधान सभा चली, कई सत्र हुए, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जटिल विषय थे, एक मन बनाना मुश्किल था। उन लोगों ने विवेकपूर्ण तरीके से जो काम किया वो आपका आदर्श होना चाहिए। 3 साल के काल में एक बार भी व्यवधान नहीं हुआ, एक बार भी कोई प्ले कार्ड नहीं दिखा, एक बार भी कोई वेल में नहीं आया। और संकेत साफ है, सरकार सत्ता में है पर सदन को चलाना और राज्य को दिशा देना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है। पक्ष सुझाव दे सकता है, कार्यान्वित कर सकता है, पर प्रतिपक्ष जो सुझाव दे उन पर ज्यादा गहराई से चिंतन किया जाए, ये मेरा मानना है। आज का परिदृश्य चिंता और चिंतन का है। आज बाहर जाकर पता लगा लीजिए, विधायिका का आचरण देखकर लोग हतप्रद हैं, लोग चिंतित हैं। अनुकरणीय आदर्शवादी आचरण जिनका होना चाहिए, उनका आचरण जनता की नजर में कई बार ठीक विपरीत है। प्रभावी बात तभी कही जा सकती है, प्रभावी बात इतिहास में तभी अंकित हो सकती है जब वो सदन के पटल पर कही जाए और इतिहास में जड़ी जाती है। व्यवधान करने की लाइफ, शेल्फ लाइफ अखबार की कल की सुर्खियां हो सकती हैं, 1 सप्ताह तक असर डाल सकती हैं, उनका प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। पर आप बहुत बड़ा सुअवसर खो देते हो जब सदन चलता नहीं है। सदन न चलने में सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को यदि होती है तो सरकार को होती है। आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते, सरकार को कटघरे में नहीं रख सकते, और नुकसान भी सरकार का ही होता है क्योंकि सरकार आपकी योग्यता का फायदा नहीं ले पाती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी डेमोक्रेसी है। भारत को देखिए दुनिया की नजर में, वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारी डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है, सबसे प्रभावी है। यहां सत्ता परिवर्तन के अंदर कुछ नहीं होता,
यह एक तरीका है जो तय कर देता है। अन्य जगह ऐसा नहीं है। दुनिया के विकसित देशों में ऐसा नहीं है। जो देश अपने आप को सबसे ज्यादा विकसित मानता है, वहां भी सत्ता परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, अपने यहाँ होता है। दुनिया के लिए भारत प्रजातंत्र की दृष्टि से आदर्शवादी है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल की है, किसी और देश की नहीं है। और दूसरी जो हमारी मजबूती है वो हमारी कार्यपालिका है। हमारे अधिकारीगण किस वजह से वहां पहुंचते हैं? वो दुनिया का सबसे मुश्किल परीक्षा पास करते हैं। उनका चयन प्रक्रिया, उनका प्रशिक्षण उनको मजबूती देता है। वो किसी भी काम को हासिल करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। और भारत की कार्यपालिका ने दुनिया में दिखा दिया कि यदि अगर कार्यपालिका को सही नीति दी जाती है तो नतीजे आश्चर्यजनक होते हैं। भारत ने देखा है। यही कारण है कि आज के दिन हर घर में आपको चूल्हे की बजाय गैस कनेक्शन दिखेगा। लोगों को आशा बनी हुई है कि मेरे घर में मिलों चलकर मटके पर पानी नहीं आएगा, मेरे घर में नल होगा, मेरे घर में शौचालय होगा, पढ़ाई मेरे नज़दीक मिलेगी, महिलाओं की उन्नति होगी। और ये किसी राजनीतिक मुद्दे की विषय से नहीं है, ये पूरे देश की प्रगति का वजह है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या बात कभी नहीं आती है? हम विकास को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते। और ये कहना कि किस कालखंड में क्या हुआ है, तो भारत ने आजादी के बाद संकटमय स्थिति के अंदर प्रगति की है। कुछ कालखंड में प्रगति ज्यादा है, कुछ कालखंड में संकट ज्यादा रहा होगा, पर आज का भारत जिस स्तर पर है, आप सब पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपको दिशा देनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात ले लीजिए, सोशल मीडिया। किसी भी सदस्य के बारे में सोशल मीडिया में एक ऐसी भ्रांति फैलाई जा सकती है जो एक बड़ी आग का रूप ले लेगी। इस सदन को तय करना है कि इस प्रकार की व्यवस्था का पर अंकुश कैसे लगाएं, सार्थकता से हमारा जीवन चलता रहे, हमारे चरित्र हनन की प्रयास न हो, कैसे रोकें। सदन का मुख्य काम है विधायी निर्माण में योगदान देना। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, और विशेषकर पीड़ा मुझे होती है उस वर्ग से जिस वर्ग से मैं आता हूं, वकालत के पेशे से। भारतीय संसद ने हाल ही में अंग्रेजों के कानून को छोड़कर 3 कानूनों का निर्माण किया। राज्यसभा में देश के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता सांसद हैं, एक ने भी परिचर्चा में भाग नहीं लिया। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको कहा है, ये पीड़ा का विषय है। जो लोग राय दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं ये बदलाव होना चाहिए, वो नहीं कर पाए। एक भी उनमें निलंबित नहीं था। सदस्य को निलंबन करना सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। बहुत गहराई से सोचते हैं, कक्ष में चर्चा करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, और यही बात है कि वो कोई ऐसा भाव नहीं रखते खास तौर मेरे लिए कि आपने गलत किया। वो कहते हैं कि हम सीमाओं में बंधे हुए हैं, और मैं समझता हूं ये सीमाएं सदस्य राजनीतिक दल के आदेश को मानने के लिए विवश है। ये एक हकीकत है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पर राजनीतिक दलों से भी मैं आग्रह करूंगा, सदस्यगण अपनी प्रतिभा को तभी दिखा पाएंगे, सार्थक बना पाएंगे, जब अनेक विषयों पर आप उनको पूरी बात कहने का मौका दें।
हो सकता है कुछ राजनीतिक मुद्दे जिन पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होना चाहिए, वो राजनीति कैसे करते हैं यह विषय आसन का नहीं है। पक्ष विपक्ष का आपस में हो सकता है। आसन पर संदेह करना मैं समझता हूं कभी ठीक नहीं रहेगा। आसन पर बैठने वाला व्यक्ति दोनों तरफ देखता है। हल्की फुल्की बातें इतनी हो जाती हैं कि हमें उनको दिल पर नहीं लेना चाहिए। जब मैं राज्यसभा का सभापति बन गया था तो उससे पहले वेंकैया नायडू जी के पक्ष में खड़गे जी ने एक बात कही कि बहुत अच्छे रहे आप, और मेरे बारे में कहा कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा, कितना सताएगा पता नहीं। ये बात उन्होंने एक भावना से कही थी, उसका मैं दो अर्थ ले सकता हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी बात को पकड़कर, किसी बात को लंबी खींचकर ठीक नहीं है। मेरे बारे में भी राजस्थान में टिप्पणी हुई है, मैं उनको व्यवहारिक मानता हूं। उनकी गांठ बांध लूं और कटाक्ष करूं ठीक नहीं है। पर एक बात अवश्य है कि हर सदस्य का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। आपका नाम इतिहास में रचित है। आपके आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अमृत काल में राजस्थान विधानसभा ने जो कार्य किया, जो 2047 में भारत का रूप होगा, उसकी नींव डाली, उसके हम सदस्य थे। आपको बताना पड़ेगा भावी पीढ़ियों को कि हमने विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के कक्ष में क्या योगदान दिया, कौन सा ऐसा विचार हमने रखा जो उस समय तो समझ में लोगों के नहीं आया, पर 10 साल बाद में आया। इस सुअवसर को आप कभी मत गंवाइए। क्रिएट हिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही उन पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आपको पहले भारतीय, अंतिम भारतीय और सिर्फ भारतीय होना चाहिए। भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीय होना हमारा गर्व है। कोई ऐसे भारत ने काम नहीं किया है कि विश्व में हम सर ऊंचा न उठाएं। और जब दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि पहले भारत प्रगति के पथ पर नहीं था। हम जहां से शुरू हुए, अंग्रेजों की गुलामी के बाद, उठने में समय लगता है, स्पीड पकड़ने में समय लगता है, पर आज का भारत स्पीड पकड़ चुका है। चंद्रयान 3 संकेत देता है कि भारत ने इतनी प्रगति की है कि चांद के उस भाग पर, जिस भाग पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया, चंद्रयान 3 पहुंचा। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने चंद्रयान के ऊपर तिरंगा पॉइंट बना दिया, शिव शक्ति पॉइंट बना दिया। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है, और ये सबकी मेहनत की वजह से है। किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, नेता हो, प्रतिपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, सब ने इस हवन के अंदर अपनी आहुति दी है। ये हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक चेतना भी की। पहली बात आग्रह किया कि हर हालत में आप भारतीय रहिए। चेतना दी उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं, जब तक हम संसद में, विधायिका में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते और लोगों के कल्याण और अच्छे का ध्यान रखने का काम नहीं उठाते, मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि संसद का जनता द्वारा भारी तिरस्कार के साथ व्यवहार किया जाएगा। अनकोट। जितने आंदोलन होते हैं, लोग सड़क पर आते हैं, उसका एक कारण है कि जो लोग सड़क पर चर्चा करते हैं वो चर्चा सदन में नहीं हो रही है। यदि अगर सदन में चर्चा होगी तो वो व्यापक संदेश जाएगा।
संविधान सभा जब बनी थी उसमें सदस्य पर थे, पर आज का सदन हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आपके यहाँ चर्चा का मतलब है पूरे देश और राष्ट्र को संदेश जाएगा। तो ये चेतना और आग्रह है के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक चिंता व्यक्त की, गंभीर चिंता व्यक्त की, और मेरा आपसे पुरजोर आग्रह रहेगा आप इस पर चिंतन कीजिए। और उन्होंने कहा, आई कोट, ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मतलब अंग्रेज आए, पहले और भी लोग आए, पर कभी वो कालखंड था कि हम स्वतंत्र थे। तो ऐसा नहीं कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि एक बार उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। अब चिंता क्या है उनकी, क्या हुआ इसे दोबारा खो देगी। मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि न केवल भारत ने पहले एक बार अपनी आजादी खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात से खो दिया है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये उन्होंने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। मेरा आपसे आग्रह होगा, हर भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, हर भारतीय की निष्ठा 100% है, पर कुछ लोग जो भ्रमित हैं वो किधर से भी आ सकते हैं। उनकी विचारधारा को कुंठित करना इस विधानसभा का बहुत बड़ा दायित्व है, और एक मत से विधानसभा उनको कुंठित कर सकती है ताकि भारत की प्रगति में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आए। मैं संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि संविधान में आपको हर बात का जवाब मिलेगा, जिस तरीके से गीता दर्शन में मिलता है। पहली बैठक दिसंबर 9, 1946 को हुई, तब 207 सदस्य थे। 2 साल 11 महीने 17 दिन ये चली, 11 सत्र हुए 165 दिन के। बहुत योगदान किया गया, पर इतिहास में झांकेंगे तो संख्या पहले कहां से आई। संविधान सभा के सदस्य सीधे रूप से निर्वाचित नहीं थे, कोई सीधा चुनाव जीत कर नहीं आए जैसे आप लोग आए थे। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और ऐसी संख्या 292 थी। 93 लोग वो थे जो राजा महाराजों के प्रतिनिधि बने थे, और 4 वो थे जिनमें एक राजस्थान अजमेर के थे, जिनको हम कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। मुकुट बिहारी लाल भार्गव यहाँ से थे। उन सदस्यों के यदि नाम देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनमें से बने हैं, केंद्र के अंदर सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनका क्या योगदान रहा, आपको बहुत तरीके से ध्यान देना चाहिए। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आप प्रेरित होंगे, आपका योगदान गुणात्मक होगा, जनता को सही संदेश देने वाला होगा। संविधान की जो मूल प्रति है अंग्रेजी और हिंदी में जो हस्तलिखित है, उसको यदि आप देखेंगे, जिसके लिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहूंगा कि राजस्थान विधानसभा का हर सदस्य, चाहे पहली बार निर्वाचित हो चाहे पहले से निर्वाचित रहा हो, मेरे आमंत्रण पर नए संसद भवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, और जितनी व्यवस्था हम कर पाएंगे, जितनी जानकारी आपको दे पाएंगे वहाँ, वो आपके लिए लाभकारी होगी। मैं हर सदस्य को ये भी निमंत्रण देता हूँ कि वो अपने परिवार सहित आए। उसका विशेष कारण ये है कि भारतीय संसद का जो नया भवन है, देखने से ही आपको पता लगेगा कि कोविड के बावजूद 2.5 साल में कोई भवन नहीं बना है। भवन के अंदर बहुत कुछ हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है,
इसके साथ भारत मंडपम एक ऐसा है जहां भारत ने अपनी संस्कृति को दुनिया को दिखाया G20 में, उसके भी दर्शन आप करेंगे। ये मेरे निमंत्रण का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी से मैं खास तौर से आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी एक तरीके से सभी की व्यवस्था करो, अलग अलग समय आ सकते हैं। और राजस्थान की जो भूमि है वो निश्चित रूप से ये संकेत देती है कि आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। अंत में मैं एक बात कहूंगा, भारत के संविधान को लोगों ने पढ़ा है, पर जो भारत का संविधान उपलब्ध है वो पूर्ण नहीं है। भारत के संविधान में चलचित्र हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि राजस्थान विधानसभा भारत के उस संविधान के प्रति हर सांसद को उपलब्ध कराए, हर संसद सदस्य को उपलब्ध कराए। तब आपको पता लगेगा कि संविधान में जो चित्र हैं वो संविधान निर्माताओं ने हमारी 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ का अशोक चिन्ह चित्र है। संविधान के पहले भाग में सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल है। भाग 2 में वैदिक काल का गुरुकुल है। और भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, आम नागरिक के हितों से जुड़ा हुआ है, आम नागरिक को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की महक दिलाता है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रखर करता है, उसके उस भाग के चित्र में श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं। संविधान का जो चौथा भाग है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारा राज्य कैसा हो। उसमें जो चित्र है वो कुरुक्षेत्र का चित्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये संविधान का भाग है जो अक्सर किताबों से दूर क्यों रह जाता है, मेरे समझ में नहीं आता है। अन्य भाग देखेंगे आप, गौतम बुद्ध, 14वें जैन तीर्थकर महावीर, सम्राट अशोक, हनुमान, हमारी जाति को तो हनुमान जी से ज़्यादा जोड़ा जाता है, वो भी वहाँ पर हैं। राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, महान अकबर, गांधी जी, नेताजी सुभाष, रानी झांसी, सब वो चित्र में है। उनका जब आप सिलसिलेवार से देखोगे तो आपका मन करेगा कि उनका स्थान वह कैसे आया, संविधान सभा के सदस्यों ने कितना ध्यान दिया। भारत के संविधान को पढ़ने वाले को अंदाजा लग जाएगा और आपको 5000 साल की संस्कृति का निचोड़ उन चित्रों में मिल जाएगा। मेरा आपसे ये आग्रह है कि ये मौका आपको सिर्फ राज्य को दिशा देने का नहीं है, देश को दिशा देने का है। आपकी कमेटियां जो हैं, समितियां हैं, उन समितियों को यदि आप गहराई से देखेंगे दूरगामी परिणाम होंगे। मैं बात को खत्म करते हुए अंत में एक अनुरोध करूंगा। ये समस्या मेरे पास बहुत आई है। राज्यसभा के सभापति की हैसियत से अनुभवी सांसद अधिकारियों के बारे में शिकायत करते हैं। मैंने इसका गहन अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हो सकता है कोई बहुत विशेष परिस्थिति हो कि किसी माननीय सदस्य को अधिकारी के बारे में कुछ कहने का मौका मिले, पर अधिकारी सत्ता पक्ष के अंग नहीं है, वो आपके भी अंग हैं। सत्ता पक्ष के सांसद सदस्य भी शिकायत करते रहे मेरे को, दोनों तरफ के। मैं बुलाकर उनसे विचार करता हूँ, समझाता हूँ कि अधिकारी से काम लेना, अधिकारी का उत्तरदायित्व है
कि वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि को पूरा सम्मान दे, पर दोनों तरफ अहंकार नहीं होना चाहिए। अधिकारियों से संपूर्ण विश्वास प्राप्त करना भी जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों साथ में चलें, प्रगति का रास्ता प्रशस्त होगा। आपके पास अधिकार हैं, कहीं कोई बात हो तो बातचीत का माध्यम सबसे पहले होना चाहिए। यही मैं सदन के लिए कहता रहा हूं। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या है? डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से विधायिका का जो संबंध कार्यपालिका से है वो भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। मुझे आपने मौका दिया, सदा याद रखूंगा। मेरे निमंत्रण को गंभीरता से लीजिए, समय अवधि में पालन कीजिए। जब भी प्रतिपक्ष के नेता का निर्वाचन हो जाएगा, मैं स्वयं उनसे बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मेरे निमंत्रण को आप सब तक पहुंचा दें। अध्यक्ष महोदय जी सब तक पहुंचा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सब तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष के नहीं है, विपक्ष के नहीं है, पूरे प्रदेश के हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और देश की प्रगति में आपका निरंतर सहयोग होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, बहुत बहुत आभार। आपके आत्मीय, स्नेहल और ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए। आपका पुनः आभार। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के सानिध्य व आशीर्वचनों से प्रारंभ हुआ नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आज का प्रबोधन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमसे विदा ले रहे हैं। आज के समारोह की मधुर स्मृतियां आपके हृदय में चिरस्थायी रहें, इस हेतु हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से निवेदन है कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को आप यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब समय आभार व्यक्त करने का है। माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय श्री जोगेश्वर गर्ग जी से निवेदन है कि आप सभी का आभार व्यक्त करें। माननीय श्री जोगेश्वर जी गर्ग। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, अध्यक्ष विधानसभा माननीय वासुदेव देवनानी साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा साहब, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, अधिकारीगण, सौभाग्य है हमारा भारत के उपराष्ट्रपति हमारे बीच में पधारे हैं, और विशेष सौभाग्य इसलिए कि वो हमारे अपने हैं। कभी वो हमारे इसी सदन के सदस्य रहे हैं और आपका अनुभव बहुत दीर्घ है, क्योंकि आप तीनों सदनों के सदस्य हैं, विधानसभा भी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तीनों का अनुभव आपको प्राप्त है, राज्यपाल का अनुभव भी आपको प्राप्त है, और इसलिए इस लोकतांत्रिक परंपरा में विधायकों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उस बारे में आपने बहुत ही रोचक तरीके से और आत्मीय तरीके से सारगर्भित उद्बोधन हमको दिया है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। निश्चित रूप से न केवल नवनिर्वाचित विधायकों के लिए, बल्कि पुराने विधायकों के लिए भी आपका मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको देखकर राजस्थान की जनता को लगता है कि जैसा महामहिम ने फरमाया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। एक आम नागरिक
और एक आम कार्यकर्ता कहाँ तक पहुँच सकता है, वो आपने प्रमाणित किया है। आपका अभिनंदन और आपका आभार कि आपने हमको समय दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये अवसर हमको प्रदान किया है नवनिर्वाचित विधायकों को कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। उसके लिए आपका भी आभारी हूँ मैं, और जो माननीय सदस्य यहाँ पधारे हैं उन सबका आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। यह सदन 5 वर्ष तक आपके लिए उपलब्ध है, और इन 5 वर्षों में आप जनता की कितनी सेवा कर पाते हैं, राजस्थान के हितों के मुद्दे कितने उजागर कर पाते हैं, कितने निष्कर्ष तक ले जा पाते हैं, ये आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर करेगा। और वो कुशलता की शुरुआत यहीं से आज इस पहले कार्यक्रम से हो रही है। आप सबका भी आभार कि आप सब यहाँ पधारे, और एक बार फिर मैं सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ इस गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण कार्यक्रम के में उपस्थित रहने के लिए। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय। उपस्थिति के लिए आप